चलो, आज के दिन हमारी क्लास 9 केमिस्ट्री इसका फर्स्ट डे आज हमारा। तो आज के दिन हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे, केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ कहानियाँ पढ़ रहे होंगे, साइंसदानों ने क्या किया, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कुछ यही सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। आज के दिन कहानियाँ ही चल रही होंगी, मतलब कुछ आपको इसके अंदर मतलब बहुत रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ कहानियों को समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात समझो, तुम लोग केमिस्ट्री से समझ क्या आता है, कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, क्यों पढ़ रहा है, अजियत में रहने का शौक है, बिला वजह पढ़ रहा है, कुछ तो मतलब होगा केमिस्ट्री पढ़ने का, कोई तो मतलब होगा केमिस्ट्री पढ़ने का। तो हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री से क्या समझ के आ रहा है? केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आ जाओ, बिल्कुल सही बात है। केमिकल्स क्या होता है? साइंस की टर्म में हमें केमिकल को डिफाइन करना है। केमिकल क्या होता है? केमिकल हर चीज़ में होते हैं, मतलब फूड में भी होते हैं, खाने में भी होते हैं, और फ्रूट्स में भी होते हैं, वेजिटेबल्स में भी होते हैं, किचन के हर आइटम में केमिकल्स भरे पड़े हैं, सही है। तो साइंस की टर्म में हम केमिकल डिफाइन करते हैं कि केमिकल बिलोंग करते हैं मैटर से। केमिकल बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैटर से। मैटर के अंदर मौजूद मोस्टली चीज़ें सारी केमिकल्स हैं, ठीक है, मोस्टली। अब यहाँ पे मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज़ है जिसका कुछ वजन है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में हम इस पूरे मैटर के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उसमें आने से पहले केमिस्ट्री को थोड़ा समझते हैं यार। आपने केमिस्ट्री की एप्लीकेशन पहले समझनी है डेली लाइफ के अंदर क्या है यार। मतलब आज घर जाना, थोड़ा दिमाग लगाना, बोलना यार हमारी लिविंग जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, इसमें कहाँ केमिस्ट्री काम आ रही है। तो केमिस्ट्री आपकी कहाँ पे काम आती है? मोस्टली बात करते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं। केमिस्ट्री आपकी सारी काम आती है किस चीज़ के अंदर? आपके फूड्स के अंदर, आपके टॉयलेट क्लीनर्स के अंदर, सही है, टॉयलेट क्लीनर्स के अंदर केमिस्ट्री लग रही है, और फ्रूट्स की इन्हेंसिंग के अंदर, फ्रूट्स की ग्रोथ के अंदर केमिस्ट्री लग रही है। ये जो स्पाइसेस हैं, ये स्पाइसेस जो मसाले हैं सारे, ये सब केमिकल्स ही तो हैं। और सोप इंडस्ट्री आपकी, दवाइयाँ बन रही हैं भाई, फार्मा, और कुछ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है कुछ आपकी, और बोलो सॉल्ट्स है भाई हमारे पास, सॉल्ट्स, और कुछ केमिस्ट्री का और कोई यूज़ आ रहा है आपके साइड में? इतने सारे क्या? शुगर के अंदर है केमिस्ट्री भाई। शुगर केमिस्ट्री पूरी 4 साल की डिग्री है शुगर केमिस्ट्री के पीछे, फिर 2 साल की स्पेशलाइजेशन शुगर केमिस्ट्री के ऊपर सिर्फ, सही है। तो इतनी बड़ी है शुगर केमिस्ट्री अकेली। तो यहाँ पर ये जितनी चीज़ें लिखी है ना, केमिस्ट्री इन सब जगहों पर एप्लीकेबल हो रही है। इनफैक्ट आप जो नूडल्स बना रहे हो, उसके अंदर केमिस्ट्री लग रही है। केमिस्ट्री कैसे लग रही है? नूडल्स बनाते टाइम पे हम क्या करते हैं कि पानी लेते हैं, सबसे पहले पानी डालते हैं पतीली के अंदर, और उस पानी को हीट करना शुरू करते हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल्स अपने अंदर हीट एनर्जी को गेन करते हैं, तो उनकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स तेज भागना शुरू कर देते हैं, जिससे पानी गर्म होना शुरू होता है, तेज और भाग रहा होता है। हम उस पानी के अंदर क्या डाल देते हैं? मसाला और स्पाइसेस सब डाल देते हैं। जब स्पाइसेस डाल देते हैं तो वो स्पाइसेस, क्योंकि पानी बहुत तेज मूव कर रहा होता है, तो स्पाइसेस हर जगह फैल जाते हैं जल्दी से, और पूरे पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और हम उसके अंदर नूडल्स डालते हैं। फिर जब नूडल्स डालते हैं तो वो नूडल्स पक्के गर्म हो जाते हैं, और उन सबके अंदर वो सारे नूडल्स अपने अंदर मसाले को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मसाले, स्पाइसेस की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। स्पाइसेस जो बनाए हैं कनौर वालों ने, मैगी वालों ने जो स्पाइसेस बनाए, उसके अंदर केमिस्ट्री अलग है। और हम जो कर रहे हैं डेली लाइफ में काम, उसमें भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है। सही बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी केमिस्ट्री लग रही है। अगर मैं शुगर की बात करूँ तो कुछ शुगर ऐसी होती हैं जिसको बनाया जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, मतलब सुक्रोज वाली, सुकराल वाली, या कुछ और इस तरह के ब्रांड नेम के साथ आती हैं, जो कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट ले सकते हैं। हम आमतौर पे नॉर्मल वाली शुगर लेते हैं, तो उस शुगर के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। शुगर के पीछे केमिस्ट्री पूरी अलग है, इसको कहाँ से निकाला जाएगा सब कुछ। दवाइयाँ बनानी है, केमिस्ट्री लगेगी सब कुछ। और इसी तरह जो फूड है ना, फूड टेक्नोलॉजी के नाम से एक 4 साल की डिग्री है
पूरी दुनिया भर के अंदर पढ़ाई जाती है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाई जाती है, हमारे कराची के अंदर ही। उसके अंदर फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर है, फूड के ऊपर सारी पूरी केमिस्ट्री। इनकी जॉब्स कहाँ पर है, शान के अंदर, और ये जो मेहरान के मसाले हैं या स्लाइस जूस के अंदर, ये जितने भी फूड्स के जितने भी ब्रांड्स हैं सबके अंदर इनकी जॉब्स हैं। आपको क्या लगता है ये जो आप जूस पीती हैं स्लाइस का, इसके अंदर आम होता है? फिर क्या होता है? केमिकल्स। हम जो मैंगो जूस पीते हैं ना, तो इस मैंगो जूस के अंदर मैंगो थोड़ी ना होता है, मैंगो जूस के अंदर मैंगो ही नहीं होता, सही है। मैंगो जूस के अंदर मौजूद होता है ईस्टर। क्या मौजूद होता है? ईस्टर। ईस्टर वो चीज़ है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल नहीं बोलनी चाहिए, इसके अंदर फ्रूटी स्मेल होती है। इसके अंदर क्या होती है? फ्रूटी स्मेल होती है। अब ईस्टर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, बेनतहा टाइप्स हैं ईस्टर्स की। कुछ पाइनएप्पल वाले स्मेल वाले ईस्टर्स हैं, कुछ मैंगो की स्मेल वाले ईस्टर्स हैं, कुछ ऑरेंज की स्मेल वाले ईस्टर्स हैं, वगैरह वगैरह, सबके लिए अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, जो अलग अलग ईस्टर्स हैं उनको अलग अलग जूसेस बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। बात समझ आई है? आसान है यहाँ तक कि मुश्किल है? अच्छा, और कुछ सोचो, केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ रहे हैं यार, क्यों अजियत में रहने का शौक है? सोचो, जब तक मैं एक काम करता हूँ, पॉज करता हूँ, उसको सोचो। अच्छा, इसके अलावा और हम किन चीज़ों के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बात है, फ्रूट्स की ग्रोथ मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने पिछले 100 से 200 सालों के अंदर हम लोगों ने जो हमारे फलों की पैदावार है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मतलब अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, तो आप ये देखो, दुनिया की आबादी बढ़ी चली आ रही है, पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ रही है। जब दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके लिए जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये सफिशिएंट होगा तभी हम खाना खा पाएंगे। तो हमने क्या किया, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, हम जो नॉर्मल खेती बाड़ी से जो फल उगते थे ना, वो बहुत तादाद में कम होते थे। उससे किसानों को क्या होता था, उससे किसानों को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता था, और वो हमारे लिए इतने काफ़ी भी नहीं होते थे, ना काफ़ी होते थे हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। जितने भी, मतलब मान लो कि आम के दरख्त है, आम का पूरा दरख्त लगा हुआ है, उस आम के दरख्त के अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, और वो भी तादाद में कम है। हमने आहिस्ता आहिस्ता उनके जो सीड्स होते हैं ना, उनके सीड्स के डीएनए के अंदर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी चीज़ें। हमने उनके सीड्स को सिंथेटिकली बनाना शुरू कर दिया। मतलब उनके आम के, आप समझ लो, गुठलियाँ हैं, उस गुठली के अंदर मजीद हमने केमिकल्स डाले आसान अल्फाज के अंदर, और फिर उसको ज़मीन पे बोना शुरू कर दिया। और फिर उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र यूज़ होगी, खाद वगैरह यूज़ होगी, उसको भी हमने सिंथेटिकली बनाना शुरू कर दिया। जिससे क्या हो गया, हमारी पैदावार डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल हो गई, मतलब 4 गुना बढ़ गई हमारी पैदावार। और टेस्ट भी हमने बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया। आज के दिन आप जो आम का टेस्ट देखते हो, बहुत ज़्यादा कोई अच्छा मीठा सा टेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसको सिंथेटिकली बनाया गया। कुदरती तौर पे वो इतना मीठा नहीं था, उसको बनाया गया ऐसे। आपको पता है, कल मैं पढ़ रहा था कि हमने केमिस्ट्री के अंदर इतनी तरक्की की है कि हमने एंटीबायोटिक्स डिस्कवर करी थी। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी वो इंग्लैंड के अंदर थी, लेकिन अब परसों जो मैं पढ़ा था, वो पढ़ा था चिकन पॉक्स का नाम सुना है? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रेड पॉक्स, बच्चों को हो जाती है चिकन पॉक्स, बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाती है। मैं पढ़ रहा था कि आज से तकरीबन सिर्फ आप 50 ईयर्स पहले चले हैं, 50 ईयर्स पहले, तो चिकन पॉक्स से बेइंतहा लोग मर जाते थे। मतलब चिकन पॉक्स का कोई इलाज नहीं था। आज भी चिकन पॉक्स का जो स्मॉल पॉक्सेस होते हैं, रेड पॉक्सेस, इसका आज भी कोई इलाज नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही, हमने बड़ी ज़बरदस्त डिस्कवरी, पता है कैसे करी? मैं आपको ये बहुत अच्छे से बताता हूँ कि देखो, चिकन पॉक्सेस जो होते थे, अगर आपकी बॉडी में मान लो हो जाए, तो ये माना जाता था कि हर 3 में से एक बंदा जिसको चिकन पॉक्स होंगी वो मर जाएगा। हर 3 में से एक बच्चा। आपको कभी बचपन में चिकन पॉक्स हुई है? आपको ये बचपन, आप बच गई भाई, बच गई, अरे वाह। तो हमें पता है क्या करते हैं, मैं आपको बहुत मजे की बात बताता हूँ। चिकन पॉक्सेस जिसको होते थे, वो हर 3 में से एक बच्चा मर जाता था। डेडली जो इसका मरने का रेशियो था वो 30% था, इतना खतरनाक था। और अगर वो बच जाता था तो पूरी बॉडी पे उसके रेड कलर के निशानात रह जाते थे, स्कार्स रह जाते थे, जो जिंदगी भर के लिए होते थे, खत्म नहीं होते थे। अब ये चिकन पॉक्स हो, मंकी पॉक्स हो, रेड प्लेग्यू हो, मंकी पता नहीं कौन कौन से पॉक्सेस होते हैं, ये सब एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हमने ना पिछले 50 सालों के अंदर ये माना कि जिस किसी को एक बार जिंदगी में चिकन पॉक्स हो जाए, या इसी तरह का कोई वायरल फीवर हो जाए, कोई सा पॉक्स वगैरह हो जाए, तो उसको दोबारा कभी ये नहीं होता, दोबारा कभी चिकन पॉक्स नहीं होता। मतलब जिंदगी में एक ही बार होता, उसके बाद कभी दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता। अब हमने इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनाई थी उस टाइम तक, हमने क्या नाम है, कोई इसकी दवाई नहीं बनाई थी, दवाई आज तक भी नहीं बनी है, सही है।
हमने ये चीज़ डिस्कवर कर ली कि जिसको एक बार होती है दोबारा नहीं होती। इसका मतलब कि हमारी बॉडीज जो हैं वो उस चिकन पॉक्स से लड़ने के लिए, उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब जब एंटीबॉडीज़ बना ली थी तो पहली मर्तबा तो आपने जो चिकन पॉक्स आया था उसने हमारी बॉडी को मुतासिर कर दिया था, लेकिन जब दूसरी मर्तबा चिकन पॉक्स इस तरह कोई वायरल फीवर आएगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है उससे हमला करेंगे, उसको फाइट करेंगे, उसको शिकस्त देंगे, तो आपको दोबारा कभी चिकन पॉक्स नहीं होगा। अब हमने बोला कि इससे पहले कि चिकन पॉक्स आप पे हमला करे, हमने 50 सालों में ये करना शुरू किया पहले कि हमने दवाइयाँ ऐसी बनाना शुरू कर दी, वैक्सीन ऐसी बनाना शुरू करी जिसमें क्या करते थे, आपको खुद ही से चिकन पॉक्स करवा देते थे, बहुत छोटे से स्मॉल से स्टेज का, कि इससे पहले वो आप पर अटैक करे आप बोलो आ वेल मुझे मार, सही है। आप चिकन पॉक्स को अपने क्या लगा देते, गले में ले लेते थे, खुद अपने आप को लगवा देते, मतलब बच्चों को लगवा देते थे, बच्चे बहुत मरते थे। तो बच्चों को जब ये लगता था ना तो बच्चों को शुरू में बुखार बहुत तेज हो जाता था, चिकन पॉक्सेस निकलना शुरू होते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पॉक्सेस खत्म होते थे, लेकिन क्या होता था वो बच्चा सेफ रहता था और ज़िंदगी भर उसको दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होंगे और वो चिकन पॉक्स से मरेगा भी नहीं, क्योंकि उसको हमने खुद ही करवा दिया। अब उससे जो डेडली रेशो था वो 1 से 2% पे आ गया, 30% से डिक्रीज हो गए 1 से 2% पे। तो ये हमने कुछ ऐसे इन्वेंशंस कर करके हमने इजाद किए। आज के दिन हम लोग उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने केमिस्ट्री की जो फील्ड है इसके अंदर अपना कारनामा अंजाम दिया। तो सबसे पहले आते हैं हम टेक्स्ट बुक उठाते हैं, ये हमारी टेक्स्ट बुक है भाई, 9th क्लास की टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री की। तो इसके अंदर आप आ जाओगे, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ लेना सब कुछ, इंट्रोडक्शन के अंदर आप पढ़ ही लोगे। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट की। देखो यहाँ पे हमारे पास एक पेज है, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 के अंदर कुछ साइंटिस्ट लिखे हुए हैं। इसके अंदर सबसे पहला साइंटिस्ट लिखा हुआ है अरिस्टोटल, फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्लाटो, फिर उसके बाद लिखा हुआ है डेमोक्रिटस। हर एक का तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ये समझ लो ये जो शुरू के 3 साइंटिस्ट हैं इनके सामने क्या लिखा हुआ है, इनके टॉप राइट पे क्या लिखा हुआ है, ग्रीक पीरियड से आए ये सारे के सारे, यानी यूनान के दौर के अंदर आए। और यूनान के दौर के अंदर ये फिलोसफिकल दौर था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर बड़े बड़े दानिश्वर हुआ करते थे, सही है। तो इसके अंदर सिर्फ एक साइंटिस्ट के बारे में बताता हूँ, वो साइंटिस्ट है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने अपने ज़माने में जो मैटर है, मैटर के बारे में कहा था कि मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे एटम से मिलकर बना है, और हर एक चीज़ के एटम्स अलग अलग हैं। अब इसका बैकग्राउंड बताना ये ज़रूरी है कि ग्रीक पीरियड के अंदर ये माना जाता था, ग्रीक पीरियड के अंदर क्या माना जाता था कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो 4 चीज़ों से मिलकर बनती हैं। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ फायर, वाटर और एयर और अर्थ। ग्रीक पीरियड के अंदर क्या माना जाता था कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो इन 4 चीज़ों से मिलकर बना है, फायर, वाटर, एयर और अर्थ से मिलकर बना है। अब इस चीज़ को कब तक माना जाता रहा, 1808 तक, मतलब आज से 200 साल पहले तक यही थ्योरी मानी जाती रही कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी वो इन 4 चीज़ों से मिलकर बनी हैं। अब इसका मतलब ये था कि अगर आपने कॉपर की बात की तो कॉपर भी फायर, अर्थ, वाटर और एयर से मिलकर बना है। हो सकता है किसी चीज़ की कॉम्पोजिशन ज़्यादा हो और किसी चीज़ की कॉम्पोजिशन कम हो। इसी तरह जो गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कुछ भी है, कोई सी भी चीज़ें दुनिया के अंदर वो इन 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। अब इसका मतलब यह होगा आसान अल्फाज के अंदर कि अगर मैं उस कॉपर के टुकड़े करना शुरू कर दूँ, छोटे कॉपर के टक 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 चुन्ने टुकड़े कर दूँ, इतने टुकड़े कर दूँ कि वो आंख से दिखाई भी ना दे, इतने छोटे टुकड़े कर दिए, तो कहीं ना कहीं पे उसके अंदर हमें जो आखिरी छोटा वाला पार्टिकल बच गया है उसके अंदर या तो फायर की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए सारी, या सारी वाटर की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यानी मतलब आप तोड़ते चले जाओगे तो चारों चीज़ों को किसी हद तक अलग अलग हो जाना चाहिए, है ना। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उनको सबको तोड़ते चले जाओ तो उसके अंदर कुछ फायर की प्रॉपर्टीज शो होनी चाहिए, कुछ वाटर की, कुछ एयर की, कुछ अर्थ की प्रॉपर्टीज शो होनी चाहिए। मतलब या तो सारी की सारी अर्थ की प्रॉपर्टीज शो हो रही है उस छोटे से पार्टिकल में, या सारी की सारी वाटर की। लेकिन बात ये कि ऐसा होता नहीं था। आसान अल्फाज के अंदर समझाता हूँ। इस बात को 2000 साल तक तस्लीम नहीं किया, लेकिन 2000 साल पहले एक बंदा था, उस बंदे का नाम था डेमोक्रिटस। मुझे स्पेलिंग इसकी याद नहीं है, शायद यही स्पेलिंग है डेमोक्रिटस। देख लो क्या स्पेलिंग है डेमोक्रिटस।
डेमोक्रिटस, यहाँ पे आई आएगा और यहाँ पर यूएस आएगा। डेमोक्रिटस ने आज से 2000 ईयर्स बैक, कम से कम 2000 साल पहले डेमोक्रिटस ने कहा था कि जो भी चीज़ है वो अलग अलग एटम से मिलकर बनी हुई है, हर चीज़ के एटम्स अलग अलग हैं। किसी लेबोरेटरी का, किसी मशीन का, किसी भी चीज़ का यूज़ किए बगैर, बोर कर रहा हूँ लेकिन समझाता हूँ। इसका मतलब उसने एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला, समझाता हूँ आपको। अगर आप सेब ले लो एक, और एक आम ले लो, और एक केला ले लो, बनाना ले लो, ये तीनों फ्रूट्स अलग अलग हैं। अभी तक क्या माना जाता है कि तीनों फ्रूट्स की जो नेचर है वो ये इन तीनों फ्रूट्स की जो कॉम्पोजिशन है वो ये चार चीज़ें, मतलब आम, केला, बनाना, मैंगो और जो एप्पल है, वो बने एक्चुअली इन चार चीज़ों से है, ये माना जाता है। सही है। उसने बोला नहीं, ऐसा कोई भी सीन नहीं है, बल्कि ये तीनों अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं। आप अगर केले के छोटे पीसेस करते चले जाओ, यहाँ तक के केले का इतना छोटा पीस कर दो कि मजीद छोटा सा पीस ना हो, सेब के भी इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दो कि मजीद छोटा पीस ना हो पाए, फिर आम के इतने छोटे टुकड़े कर दो कि आम का भी मजीद छोटा पीस ना हो पाए, फिर आप आम को उठाना और आप आम को चख के देखना, आम का ही जायका आएगा, केले का जायका तो नहीं आएगा। अगर सबकी रूट सेम होती तो जो छोटा सा पार्टिकल है उस छोटे से पार्टिकल में तो मिक्स टेस्ट आना चाहिए, यानी कि फायर, अर्थ, एयर, वाटर, इनमें से किसी चीज़ का टेस्ट आना चाहिए। लेकिन नहीं, आम में से तो आम का ही टेस्ट आ रहा है, भले आप उसको कितना ही छोटा क्यों ना कर लो। सही है। बनाना में से छोटे से पार्टिकल में से बनाना का ही टेस्ट आ रहा है, सेब में से छोटे से पार्टिकल में भी सेब का ही टेस्ट आ रहा है, टेस्ट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इन सब की कॉम्पोजिशन जो है वो अलग अलग है। सेब के पार्टिकल्स अलग हैं, सेब के एटम्स अलग हैं, आम के अलग हैं और बनाना के अलग है। इस तरह दुनिया में जितनी भी चीज़ें सबके एटम्स बिल्कुल डिफरेंट है, उसने ये बोला। अब लेकिन डेमोक्रेटस जो था ना, डेमोक्रेटस ये थोड़ा उस टाइम का मौलाना साहब का समझ लो कि दाढ़ी वाड़ी, अजीब सी शक्ल, बिल्कुल अजीब जंगली अंदाज में रहता था, मतलब कोई बहुत ज़्यादा महज़िब नहीं था, तहजीब याफ्ता नहीं था। तो होता क्या था कि इसको हकारत की निगाह से देखा जाता था, लोग इसकी बात को तस्लीम नहीं करते थे। इसकी बात को आपने जो पढ़ा ना एरिस्टोटल, उसने भी वो कर दिया, मना कर दिया कि भाई नहीं ऐसे नहीं होता, और प्लेटो ने भी इसकी बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन बहरहाल डेमोक्रेटस का क्या था, वो एक्सपेरिमेंट करता रहा, थ्योरी दी और अल्लाह मियाँ के पास चला गया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1808 में एक शख्स आया, उस शख्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। उस शख्स का नाम था जॉन डेल्टन। शख्स का नाम क्या था? जॉन डेल्टन। तो जॉन डेल्टन ने अपनी केमिस्ट्री की जो उसने लैब थी उसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंटल तरीके से ये चीज़ प्रूफ करी कि 2000 साल पहले डेमोक्रेटस ने जो बात कही थी वो एग्जैक्टली ठीक कही थी। हर एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट मतलब कंटेन्स डिफरेंट एटम्स, और ये आपस में मैच नहीं करते हैं। मतलब नाइट्रोजन के एटम्स अलग हैं तो हाइड्रोजन के एटम्स अलग हैं, ऑक्सीजन के एटम्स अलग हैं, इनके आपस में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। बात समझ में आ गई? अब ये जॉन डेल्टन की क्या थ्योरी थी हम पढ़ेंगे दोबारा, अभी आएगा अभी। लेकिन आप देखो डेमोक्रेटस के आगे क्या लिखा हुआ है और जॉन डेल्टन के आगे क्या लिखा हुआ है, समझो। जॉन डेल्टन कहाँ पे लिखा हुआ है? जॉन डेल्टन लिखा हुआ है भाई साहब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1764 से 1844 नजर आया आपको? क्या लिखा हुआ है? प्रोपोज्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेमोक्रेटस के आगे प्रोपोज द आइडिया ऑफ एटम एन इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। बात समझ आ रही है? यानी कि दोनों ने सेम काम किए में, पहले डेमोक्रेटस ने किया, उसके बाद जॉन डेल्टन ने उसकी बात को वेरीफाई किया एटॉमिक थ्योरी पेश करके। अच्छा, बीच में कुछ और साइंटिस्ट भी हैं जिनका तस्करा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक शख्स का नाम है जाबिर बिन हय्यान। यह हमारे मुस्लिम पीरियड का आगाज हो गया। जाबिर बिन हय्यान ने क्या किया? जाबिर बिन हय्यान को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। एक मजे की बात बताऊं, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन बहरहाल जो जाबिर बिन हय्यान है ना, ये शिया फैमिली से बिलोंग करते थे। सही है। अच्छा, उस टाइम पे ना शिया सुन्नी फसादात भी बहुत ज़्यादा थे और केमिस्ट्री को कोई सब्जेक्ट नहीं माना जाता था, माना जाता ये जादू टोना है, ये तो पता नहीं क्या चल रहा है, जादू टोना, कुछ भी केमिकल्स कुछ भी रिएक्ट करके कुछ भी कलर बनाए जा रहे हैं, मतलब कभी धुआं हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी अलग अलग। नॉलेज नहीं थी इतनी अच्छी ना। तो होता क्या था कि जाबिर बिन हय्यान को लोग पसंद नहीं करते थे, लोग समझते हैं जाबिर बिन हय्यान जो है वो जादू टोना करता है। तो इसने बहुत सारे काम किए जाबिर बिन हय्यान ने। इसने वाइट लेड बनाया, इसने नाइट्रिक एसिड बनाया, इसने और भी दूसरे लिविंग क्या चीज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया इसने। और इसने क्या किया, मेटल्स को
उनकी ओर से अलग करने का प्रोसेस दरियाफ्त किया, क्लॉथ्स को डाई करने का यानी कपड़ों को रंगने का, कपड़ों को कलर करने का तरीका दरियाफ्त किया। हम आज के दिन कपड़ों को कलर करते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को जाबिर बिन हय्यान समझ नहीं आता था ज़्यादा, तो लोगों ने उसके ऊपर मुकदमा करवा के उसको सजाए मौत करवा दी। मर गया बेचारा। अबे यार बंदा मर गया यार, ला इल्मी की वजह से बंदा चला गया। मतलब क्या ही करें। अच्छा, अल-राज़ी आया इसके बाद। अल-राज़ी ने क्या किया? अल-राज़ी ने एलिमेंट्स को अलग किया, मेटल्स को अलग किया, नॉन मेटल्स को अलग किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग किया। इथाइल अल्कोहल को बनाया उसने फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। और अल-राज़ी जो था ये पहला शख्स था जिसने किसी इंसान को सर्जरी करने से पहले बेहोश करने का तरीका अपनाया। एनेस्थीसिया इसने इजाद किया, समझ रहे हो? यानी इससे पहले जो सर्जरी होती थी, मान लो आपकी छोटी मोटी कोई सर्जरी होनी है तो इंसान होश में सर्जरी चल रही है उसकी, तो अल्लाह जी ने बोला नहीं भाई कुछ तो करना पड़ेगा इसको, तो उसने एनेस्थीसिया उसने इजाद किया ताकि बंदा बेहोश करे, ताकि उसकी सर्जरी की जा सके अगर बड़ी सर्जरी है तो। बात समझ रहे हो? अल-बैरूनी ने बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटी निकाली कि कोई चीज़ हल्की क्यों है, कोई चीज़ भारी क्यों है, कोई चीज़, मतलब एयर को देखो, एयर तो एयर जो है वो जगह बहुत घेरती है लेकिन उसका वजन कुछ भी नहीं है। पानी जो है उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन वो भारी बहुत है, सॉलिड उससे भी ज़्यादा भारी है। तो इसका मतलब ये है बर्फ़ जो है, बर्फ़ वो पानी के ऊपर कैसे तैरती रहती है, आपने देखा होगा आइस क्यूब जो होता है वो पानी के ऊपर रहता है, पानी के अंदर डूबते नहीं है। तो उसने क्या किया, डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटीज निकाली। उसने बोला कि भाई जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर रहती है और जो चीज़ भारी होती है वो नीचे रहती है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो पानी नीचे रहता है, और आइस की डेंसिटी, बर्फ़ की डेंसिटी कम है तो बर्फ़ कहाँ रहती है? ऊपर रहती है। बात समझ रहे हो? केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। आपको मत समझने लगा आपको फुल केमिस्ट्री आज के दिन आ गई पहली क्लास के अंदर, हम तो बस स्टार्ट कर रहे हैं। वो ले हैं जो क्या नाम है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं कि यार ये गियर बॉक्स है, ये स्टीयरिंग है, ब्रेक ऐसे लगाने हैं, तो अभी वो चीज़ें चल रही हैं, सही है। इसी तरह एक और शख्स आया, इब्ने सीना। इब्ने सीना ने कंट्रीब्यूट किया मेडिसिन के अंदर, दवाइयाँ बनाई उसने बहुत ज़्यादा, मेडिसिन की केमिस्ट्री में उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके साथ साथ इब्ने सीना जो था वो नजूमी भी था, अपने ज़माने का एस्ट्रोनॉमर था वो, एस्ट्रोनॉमी की इसको बहुत ज़्यादा मालूमात थी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी चांद सितारों की मालूमात बहुत ज़्यादा होना, सही है। तो उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज थी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम मॉडर्न साइंटिस्ट के अंदर सब कुछ सबके बारे में पढ़ना शुरू हो गए तो फिर तो हमारा गेम ऑन हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, कोई से 5 नाम डिस्कवर करते हैं, 5 नाम के बारे में पढ़ते हैं, उन 5 नामों को हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले आते हैं, आपने यहाँ पे एक नाम पढ़ना है, तो वो लिखा हुआ है जे ब्लैक। अच्छा, इससे पहले सबसे पहला वाला जो नाम है ना वो है रॉबर्ट बॉयल का। तो रॉबर्ट बॉयल इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसके आगे आप उसको याद नहीं करना, लेकिन समझा देता हूँ। रॉबर्ट बॉयल को मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। जाबिर बिन हय्यान को अपने टाइम का फादर अब्बू कहा जाता था, जाबिर बिन हय्यान को अपने टाइम का, उनके टाइम का अब्बू कहा जाता था, और रॉबर्ट बॉयल को आज के दौर का मॉडर्न केमिस्ट्री का अब्बू कहा जाता है, सही है। तो रॉबर्ट बॉयल जो ना, उसने गैसियस लॉस पेश किए थे बहुत सारे, जिसके अंदर एक बॉयल्स लॉ भी शामिल है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमने जो याद करना है वो कौन सा है? जे ब्लैक। जे ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी दी थी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप अपने घर में चूल्हा जलाते हो तो मीथेन गैस बर्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अगर आप उसको और आसान कर लो तो जो प्लांट्स वगैरह हैं, जो दरख्त वगैरह हैं, वो क्या करते हैं? वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वो एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस। जबकि हम उल्टा करते हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस और एक्सहेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ रहे हो? आपको एक और बात बताओ, केमिस्ट्री की वजह से हमें कुछ बातों पे जो विश्वास था, जो यकीन था, वो ख़त्म हो गया। केमिस्ट्री की वजह से हमें पता लग गया साइंस है यार। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले, कुछ वक्त पहले ये माना जाता था कि अगर कोई शख्स रात के टाइम पे किसी दरख्त के नीचे सो जाए तो अगले दिन सुबह मरा हुआ मिलता था। तो लोग बोलते थे इस दरख्त पर चुड़ैलों भूतों का साया है, जिसकी वजह से ये बंदा अल्लाह मियाँ के पास चला गया। सही है, हाँ, मजाक नहीं कर रहा, प्रॉमिस यही माना जाता था। आज के दौर में भी जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो यही बोलते हैं कि इस दरख्त पे चुड़ैलों का साया है। होता होगा, अभी नहीं पता, हम तो साइंस की बात करते हैं। तो साइंस की बात बड़ी सिंपल है। अगर मैं बात करूँ ना, हमें प्लांट्स और जो ट्रीज वगैरह वो लगाने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
प्लांट्स उनको अपने अंदर क्या कर लें, इनहेल कर लें, और रिलीज क्या करें, ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस किसकी ज़रूरत है, हमारी, हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए, सही है। यानी कि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप चल रहा है यहाँ पे। अब रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे प्लांट्स उल्टा काम करते हैं, वो अपने अंदर ऑक्सीजन गैस को इनहेल करना शुरू कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे क्या रीजंस हैं वो कभी हम और पढ़ेंगे, लेकिन इससे होगा क्या, जो बंदा नीचे सो रहा है दरख्त के नीचे, प्लांट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करना शुरू हो गया, तो बंदे के पास ऑक्सीजन गैस की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि वो क्या ले ली, किसने ले ली, दरख्त ने ले ली, और दरख्त ने रिलीज करी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो वैसे भी जिंदगी की अलामत नहीं है, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार जो है वो 0.1% के आसपास है, 100% में 0.1% है, उसके बावजूद हमें नुकसान देती है। तो बहरहाल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिंदगी की अलामत तो है ही नहीं, तो बंदे को मरना ही है, चाहे भूत मारे या ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें ये साइंस की जब नॉलेज आई तो हमें पता लग गया, बात समझ रहे हैं। तो जे ब्लैक ने हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की स्टडी दी। उसके बाद जे प्रेसली ने, आप आए ना उस पेज पे, जे प्रेसली ने हमें किस चीज़ की डिस्कवरी दी, ऑक्सीजन गैस की, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, और हाइड्रोजन क्लोराइड की, HCl की। हम इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को किसने डिस्कवर किया, जे प्रेसली ने। अगर जे प्रेसली ऑक्सीजन गैस डिस्कवर ना करता तो लोग सांस कैसे लेते, उससे पहले तो लोग सांस ही नहीं लेते। ओह अच्छा समझते हैं, डिस्कवरी का मतलब और इन्वेंशन का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, डिस्कवरी का मतलब और इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, क्या फर्क है इनमें। डिस्कवर ईजाद करना ही तो नहीं होता, इन्वेंशन ईजाद करना होता है, और डिस्कवर करना मतलब किसी चीज़ की मालूमात हासिल करना, उसको दरियाफ्त करना। यानी कि एक चीज़ ऑलरेडी पहले से मौजूद थी, बस हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, आपने उसकी मालूमात इकट्ठी करी, दरियाफ्त किया उसको, और उसकी मालूमात मार्केट में चला दी, तो ये चीज़ कहलाएगी डिस्कवरी। एक चीज़ को आपने खुद बनाया तो वो चीज़ कहलाएगी इन्वेंशन। तो जे प्रेसली ने ऑक्सीजन गैस इन्वेंट नहीं करी, डिस्कवर किया। इन्वेंट करता तो उसका मतलब कि इससे पहले जितने लोग थे वो मर चुके होते, जे प्रेसली भी नहीं आता, सही। चलो आगे बढ़ते हैं। शील ने डिस्कवर करी क्लोरीन गैस, कैवेंडिश ने डिस्कवर करी हाइड्रोजन गैस, और इसके बाद कैवेंडिश ने डिस्कवर करी हाइड्रोजन गैस। हम तो ये 2-3 समझते हैं, 2-3 4। जॉन डल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करी, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ो जरा, पेज नंबर 4 पे आओ। तो पेज नंबर 4 के अंदर एक और शख्स लिखा हुआ है जिसका नाम है जैकियस चार्ल्स। इसने चार्ल्स लॉ पेश किया था। और इसके बाद नीचे आ जाओ, मेंडलीफ नजर आ रहा है, मेंडलीफ नजर आ रहा है, मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल पेश किया था। और उसके बाद और नीचे आ जाओ, जे थॉमसन नजर आएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ये निशान लगा दो जो मैं बता रहा हूँ। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पेश किया था एटम का, और रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था रदरफोर्ड ने। श्रोडिंगर वो है जिसके नाम से आज भी बैचलर्स के अंदर जो लोग यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं और केमिस्ट्री को परसू करते हैं या फिजिक्स को परसू करते हैं, तो आज भी श्रोडिंगर के नाम से खौफ खाते हैं। देख रहे हो, श्रोडिंगर आपको नजर आएगा, बिल्कुल इस पेज के बिल्कुल लास्ट में लिखा है श्रोडिंगर की मैथमेटिकल इक्वेशंस इतने टफ हैं कि वो हर किसी शख्स को नाक को चने चबवा देते हैं। तो बहरहाल लोग इससे खौफ खाते हैं जो फिजिक्स परसू करते हैं या केमिस्ट्री परसू करते हैं बैचलर्स लेवल के अंदर। इसके बाद आगे देखते जाओगे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लाज्मा को डिस्कवर किया, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद इसी के ऊपर है स्टेंद्रा नेथबोस, ये इंडियन है, इसने भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी प्लाज्मा को डिस्कवर किया था। मेरे ख्याल में दोनों ने साथ ही किया होगा। और इसके बाद बस इतने काफ़ी हैं। अब आप देखो कितने निशानात लगा लिए, मेरे ख्याल में 8, 10 या 10 तक आपने नामों पे निशान लगा लिया होगा। तो आप 8 नामों निशान लगा लिया, आपने कोई से 5 याद रख लेना, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए सांस लेते हैं।